खबरों के निष्पक्ष तो भारत नेपाल के रिश्तों में खटास बढ़ती जा रही है। नेपाल ने जो अपना नया नक्शा जारी किया है उसी को लेकर विवाद है। नेपाल ने नए नक्शे में भारत के 3 हिस्सों को अपना भूभाग दिखाया है। नए नक्शे संवैधानिक रूप देने के लिए नेपाली संसद में संविधान संशोधन विधेयक भी पेश कर दिया गया है। ऐसी संभावना है कि विधेयक 2/3 बहुमत से पास हो जाएगा। यही नहीं, नेपाल ने भारत के साथ लगने वाली फ्री बॉर्डर पर पाबंदियां लगाने का भी फैसला किया है। भारत सीमा पर नेपाल सेना भी तैनात करने जा रहा है। आखिर भारत का हर नजर से बेहद करीबी रहा नेपाल ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? इसके पीछे चीन का हाथ है या फिर हमारी कूटनीति की विफलता? इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। क्यों बदली नेपाल की नीयत? रोटी बेटी के रिश्ते पर क्यों आई आंच? खुली सीमा पर क्यों लगने लगे बाढ़? नेपाल सरकार ने देश के नए राजनीतिक नक्शे में भारत के 3 इलाकों लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को शामिल किया है। इससे जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक रविवार को नेपाली संसद में पेश किया गया। इस विधेयक को नेपाली संसद की मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है। नेपाल के प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया है। नेपाली कांग्रेस ने ही सबसे पहले लिपुलेख को भारत के नए नक्शे में शामिल किए जाने का विरोध किया था। इसके बाद सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत विरोधी राष्ट्रवाद को हवा देने के लिए इस पर सख्त रवैया अपनाया। इस पूरे मामले में चीन की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि भारत सरकार को भरोसा है कि विवाद बातचीत से हल हो जाएगा। हमारे एडिटर इन चीफ वासिंद मिश्र के साथ बातचीत में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि मामला सुलझा लिया जाएगा। नेपाल का एक रास्ता हमने बनाया था, जिस रास्ते को लेकर उनके यहाँ जो नक्शा आया उस पर विवाद है, लेकिन अभी भी हमें विश्वास है क्योंकि जो भारत और नेपाल के रिश्ते हैं ये बातचीत से उसका भी हल हम निकालेंगे जरूर। नेपाल पर नजर रखने वालों का कहना है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार के इस कदम से दोनों देशों के लोगों के संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक भारत नेपाल के समक्ष ये बात रखेगा कि नक्शे में बदलाव के उसके फैसले में भारत और चीन के बीच हुए कुछ समझौतों को नजरअंदाज किया गया। हैरानी की बात तो यह है कि नेपाल ने 1990 के दशक में इन समझौतों पर कभी आपत्ति नहीं जताई। गौरतलब है कि 8 मई को भारत ने उत्तराखंड के लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर के लिए सड़क का उद्घाटन किया था। इसको लेकर नेपाल की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी। उद्घाटन के बाद ही नेपाल सरकार ने नया राजनीतिक नक्शा जारी करने का फैसला किया था। नेपाल ने भारत के क्षेत्रों को भी अपना बताकर दिखाया है कि नेपाल के साथ जो सीमा का विवाद उत्पन्न हुआ है, जिनके साथ हमारी मित्रता आजादी से पहले से है और आजादी के बाद बहुत प्रगाढ़ हुई कांग्रेस के नेतृत्व में, ये अत्यधिक चिंता का विषय है और उम्मीद है कि भारत सरकार इसका कोई निर्णायक, कारगर और लास्टिंग सॉल्यूशन निकालेगी। नेपाल और भारत के बीच चल रहे सीमा विवाद में नेपाल की तरफ से एक और विवादास्पद फैसला किया गया। नेपाल सरकार ने नेपाल प्रवेश करने के लिए खुली सीमाओं को बंद करने और सरकार द्वारा निर्धारित सीमा क्षेत्र से ही नेपाल में एंट्री देने का फैसला किया है। भारत के साथ तनाव को देखते हुए नेपाल ने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना की तैनाती को भी मंजूरी दी है। नेपाल की तरफ ऐसा पहली बार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडिटर इन चीफ वासिन मिश्र जी फोन लाइन पर। इसके अलावा सतीश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत स्वागत है सतीश सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले वासिन जी, लगातार इससे पहले भी हमने खबर दिखाई थी और हमने ये बताया था कि दर्शकों को कि ये जिस तरीके से ये रिश्तों में खटास शुरू हुआ, जब उद्घाटन किया गया भारत की तरफ से, राजनाथ सिंह ने किया, उसके बाद ये विवाद और गहराता गया। क्या कहें कि उसी दिन से ये विवाद और बढ़ा और आज भी ये अब जल्दी सुलझने वाला नहीं है? देखिए दीपाली, मुझे लगता है कि भारत और नेपाल के बीच में जो विवाद बढ़ रहा है, या जो हम कहें कि एक तरह से ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है, उसके 2-3 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण तो ये कि नेपाल के अंदर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव इनस्टेबिलिटी है जी। और जब कोई सरकार अपने आंतरिक मामलों को एड्रेस करने में या उनका समाधान खोजने में विफल होती है, तो वह आंतरिक मामलों से ध्यान भटकाने के लिए अपनी जनता का बाह्य या हम कहें कि एक्सटर्नल इश्यूज को मुद्दा बनाने की कोशिश करती है। ये लगभग सभी देशों में देखने को मिलता है, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो या अमेरिका हो। लगभग ये सभी देशों की एक ही कॉमन प्रैक्टिस होती है सरकारों की कि इंटरनल इश्यूज से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए विदेशी मामलों को उछाला जाता है, एक्सटर्नल इश्यूज को उछाला जाता है। नेपाल में भी इस समय पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है और एडमिनिस्ट्रेटिव इनस्टेबिलिटी है और नेपाल की जनता जिस उम्मीद से, जिस मकसद से राजशाही के खिलाफ इस सत्ता परिवर्तन किया था और लोकतंत्र की बहाली की थी, वह मकसद, वह उनका जो अपेक्षा है वो लगभग पूरा नहीं हुआ है। तो इसको लेके नेपाल की जनता में एक तरह से नाराजगी है सरकार के प्रति और उनका मोह भंग होता दिखाई दे रहा है। अब वहाँ के जो रिवोल्यूशनरी कहें या वे लोग जो कि लोकतंत्र बहाली के लिए आंदोलन चला रहे थे, जब उनको सत्ता मिली तो वे सत्ता के संघर्ष में इतना ज्यादा उलझ गए कि एक दल कई दलों में खंडित हो गया। नतीजा ये है कि वहाँ की जो मौजूदा सरकार है उसको एक तरफ जहाँ अपने पुराने सहयोगियों से ही जूझना पड़ रहा है, वहीं नेपाल की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नए नए रास्ते अख्तियार करने पड़ रहे हैं, हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ चीन का बढ़ता प्रभाव इतना ज्यादा है नेपाल में, जिसके चलते कि भारत के मुकाबले चीन नेपाल के हर संकट के उसमें ज्यादा करीब और मजबूती से खड़ा दिखाई दे रहा है। तो इन सब कारणों के चलते जो वहाँ की मौजूदा सरकार है वो इंडिया और नेपाल का जो पुराना मामला था बॉर्डर का, उसको उछाल के उसके लिए नया नक्शा बनाकर और उसके संबंधी बिल पेश करके कोशिश कर रही है कि एक तो इंटरनल इश्यूज से ध्यान डाइवर्ट हो और दूसरा चीन को खुश रखे, क्योंकि चीन यही चाहता है कि भारत को उसके पड़ोसी देशों के जरिए उलझा के रखा जाए, जिससे कि भारत की नजर चीन की तरफ न पड़े और चीन से मुकाबला करने की तरफ भारत सोच भी ना पाए। तो शायद यही कारण है कि इस समय इस सीमा विवाद को फिर से पैदा किया गया है, उसको हवा दी जा रही है और इसको लेके भारत और चीन के बीच में लगातार एक अविश्वास का वातावरण बनता जा रहा है। बिल्कुल। सतीश जी, आपका क्या कहना है? पहले मैं बता दूं, यहाँ पर जेके त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक है। बहुत स्वागत है जेके त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार सतीश जी का रुख करती हूँ। सतीश जी, आप कैसा मान रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वासिन जी बता रहे हैं कि आप इससे कितना सहमत नजर आ रहे हैं कि वाकई यहाँ पर चीन और भारत के बीच अविश्वास पैदा करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल दीपाली जी, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन अगर कारण पूछा जाए कि दोनों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण क्या है, इंटरनल डायनेमिक्स तो है ही नेपाल में कि सरकार इस महामारी से जूझने में पूरी तरह से विफल रही है और उसका दोषारोपण भारत के ऊपर किया जा रहा है कि लोगों के नेपाली लोगों के चिंताओं और बाकी जो शर्तें हैं उसको भारत के माथे थोपा जा रही है। नेपाल की पुरानी राजनीति है, कांग्रेस भी थी तब भी और कम्युनिस्ट पार्टी जब आई है तब भी
कि जब भी कुछ इंटरनल परिवर्तन होता है तो परिवर्तन को भारत की ओर मोड़ दिया जाता है। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिसमें चीन की हाथ की साजिश दिखाई दे रही है कि जो मौका है, क्योंकि हम लद्दाख में देखते हैं कि ईस्ट में जिस तरीके से सीमा विवाद 1962 के बाद इस तरह का पैदा कभी नहीं हुआ था, जिस तरीके से चीनी सेना वहां पर एकत्रित हुई है, तो हमारे आर्मी चीफ ने जब कहा था कि नेपाल किसी के बूते पर कूद रहा है, तो ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेपाल की कम्युनिस्ट रिजीम पाकिस्तान की तरह चीन की एक सैटेलाइट स्टेट बनती जा रही है। अगर चीन की सैटेलाइट स्टेट के रूप में तब्दील हो रही है तो निश्चित रूप से भारत, न केवल भारत के लिए बल्कि नेपाल की जनता के साथ एक धोखाधड़ी होगा। क्योंकि जिस तरीके से सिगौली एग्रीमेंट से लेकर बाद की आज़ादी के बाद तक हम देखते हैं कि जितने भी गजेटियर हैं उस गजेटियर में लिपू लेक, काला पानी और बाकी ये तीनों चीजें अंग्रेजों ने भारत के हाथों में सौंप दी और ये कहा कि ये भारत के पास ही हैं। अब चीन ने भी 1954 में चीन के साथ जो एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट में भी चीन ने कहा कि इस पर कोई विवाद नहीं है। 2015 में जब हमारे प्रधानमंत्री चीन गए तो चीन ने इस पर कोई असहमति नहीं जताई। पिछले 150 सालों में नेपाल ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अचानक ये विवाद उभर कर सामने आया है तो इसका मतलब है कि नेपाल अपने कारण से नहीं, किसी के उकसावे में आकर ये सारा बयानबाजी कर रहा है और सारी तैयारी कर रहा है। तो इसका राजनीतिक और आर्थिक नुकसान नेपाल को झेलना पड़ेगा, नेपाल की जनता को झेलना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि अभी भी 95% जितने भी आयात और निर्यात नेपाल के होते हैं वो भारत के मार्गों से होते हैं। चीन से रोडवेज और रेल लाइन बनाने की जो प्रक्रिया शुरू की हुई है वो अभी वर्षों लगेंगे और वो एरिया बहुत ही दूर है, पहाड़ी नुमा है और वो संभव नहीं है। तो इस तरीके से नेपाल के सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय नेपाल की जनता के साथ धोखाधड़ी है और उनके साथ जी आपको भी लगता है निश्चित रूप से नेपाल को छोड़ने वाला नहीं। बिल्कुल सतीश जी आऊंगी आपके पास। जी की त्रिपाठी जी, अगर जब नेपाल जान रहा है कि उसका हर तरफ से नुकसान है और फिर भी वो अगर ये कदम उठा रहा है, तो जब उसको ये पता है कि उसका नुकसान हो रहा है तो आपको लगता है वो ऐसे कदम उठाएगा? देखिए, नेपाल सहित तमाम छोटे छोटे देश जो हमारे पड़ोसी रहे हैं, वक्त बेवक्त हमसे ऐसी कुछ डिमांड, ऐसी कुछ वो करते रहे हैं आशा कि हम उनकी बात मान लेंगे, और अगर हम नहीं मानते तो वो कहते रहे कि हम बड़े भाई जैसी दादागिरी कर रहे हैं, दादा बनने का कोशिश कर रहे हैं। तो नेपाल का ये कदम भी उसी प्रक्रिया में है। हो सकता है इसके बाद कुछ दिन बाद ये बात ठंडी हो जाए और नेपाल ये कर दे कि हाँ ठीक है, कुछ और कंसेशन भारत से ले ले। अब यह है कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये चीन की शह पर ऐसा हो रहा है, क्योंकि चीन डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकता है और चीन इस मामले में बहुत ही अच्छा गेम खेल रहा है। आपने देखा होगा कि चीन ने नेपाल भारत के इस सीमा विवाद पर चीन ने कोई भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हालांकि ओली ने उनसे प्रार्थना की थी, लेकिन चीनी विदेश विभाग की प्रवक्ता ने सीधे सीधे ये कहा कि ये मामला जो है लिपुलेख का, ये भारत और नेपाल के बीच का मामला है, ये दोनों ही देश निपटाएं। और चीन इसलिए भी नहीं डायरेक्टली आना चाहता कि इसमें चीन की भी टांग फंसी हुई है। 1992 में और 2005 में भारत चीन में 2 समझौते हुए, जिनमें बॉर्डर ट्रेडिंग लिपुलेख से करने की बात हुई, पर एग्रीमेंट हुआ। यानी कि उन समझौतों के द्वारा चीन ने माना कि लिपुलेख दर्रा जो है वो भारत के कब्जे में है, वो भारत का अंग है। तो अब अगर चीन ये कहता है कि नहीं, लिपुलेख पे आपको फिर से बात करनी चाहिए, तो चीन उल्टा फंस जाएगा। इसलिए ये चीन भी बहुत सोची समझी चाल चल रहा है। नेपाल की जहाँ तक बात है, जैसा मैंने बताया, नेपाल ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन के लिए हल्ला करेगा, जैसे मधेसियों को लेकर किया गया था, जैसे पिछले और बार किया गया था, क्योंकि नेपाल की गवर्नमेंट भी ये जानती है और जनता भी कि यहाँ नेपाल का निर्यात या आयात, जो निर्यात तो खैर क्या होता है, आयात जो भी है वो भारत के थ्रू ही होता है। चीन के थ्रू नेपाल का आयात होने की कोई संभावना नहीं है। अगर होगा भी बाई एयर तो बहुत ही ज़्यादा कीमत उसकी होगी, चुकानी पड़ेगी नेपाल को। इसलिए नेपाल यही चाहता है कि
किसी भी तरह से थोड़ा बहुत हम कंसेशन ले लें, और मेरे ख्याल से ये ऐसी रग है जिसको कि नेपाली गवर्नमेंट भुनाना चाहती है। सभी पार्टियों की सहमति इसने ले ली है। ठीक है सर, आऊंगी बासित जी, क्या लग रहा है वाकई नेपाल ये चाहता है, थोड़ा कंसेशन लेना चाहता है, या ये मामला और आगे बढ़ाएगा और वाकई ये चीन के उकसावे में आ गया है? ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण निकल के आई है हम लोगों के चर्चा में। अभी सतीश सिंह जी ने जो बोला और जेके त्रिपाठी जी ने, दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि ये दोनों राजनयिक और विदेश मामलों के जानकार हैं, इनकी भाषा नेताओं से थोड़ा अलग होती है और ये लोग बिटवीन द लाइन संकेत देते हैं, चाहे सतीश जेके त्रिपाठी जी हों या सतीश सिंह जी। तो इसलिए हमको ये समझाना जरूरी है अपने दर्शकों को कि चीन क्यों चुप है। एक तरफ चीन इशारा कर रहा है और केपी ओली जो नेपाल के सरकार जिनके नेतृत्व में चल रही है, और केपी ओली जी नया मैप पेश कर रहे हैं और नया बिल पेश कर रहे हैं, और सार्वजनिक तौर पर चीन कह रहा है कि नहीं, हम इसमें बीच में नहीं पड़ेंगे, ये भारत और नेपाल के बीच का मामला है। और दूसरी तरफ वही चीन है जो लद्दाख में अपना आर्मी उतार दिया है और भारतीय क्षेत्र में उतार दिया है, और अब भारतीय सरकार से नए सिरे से निगोशिएट करना चाह रहा है। तो चीन का दो तरफा तरीका है काम करने का। एक तरफ वो लद्दाख में और ट्रेड में भारत से कंसेशन चाहता है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, और दूसरी तरफ नेपाल को भी खुश रखना चाह रहा है। तो नेपाल को आगे करके, नेपाल के जरिए क्राइसिस क्रिएट करके इंडिया नेपाल सीमा पर वो चीन को दो तरफ से दबाव में ले रहा है, एक तो नेपाल की तरफ से और दूसरा खुद लद्दाख की तरफ से, ताकि भारत दबाव में आ जाए चीन के। और जो पिछले दिनों संशोधन हुआ था ट्रेड को लेके और एफडीआई को लेके, तो उसमें फिर भारत सरकार थोड़ी रियायत दे चीन के साथ, और जिस तरह से दूसरे देशों को इजाजत है एफडीआई भारत में इन्वेस्ट करने की, उस तरह से चीन को भी इजाजत मिल जाए जो पहले उसको छूट मिली हुई थी। और ये विवाद कब से शुरू हुआ? जब एचडी हाउसिंग हुडको में हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक में चीन ने के एक बैंक ने शेयर खरीदा, तब ये विवाद शुरू हुआ और भारत को लगा कि धीरे धीरे चाइनीज कंपनियां इंडियन कंपनियों को टेक ओवर कर लेंगी। तो उसको रोकने के लिए भारत सरकार की तरफ से संशोधन किया गया था। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि चीन आज की तारीख में पूरी तरह से अपनी कूटनीति में कामयाब दिखाई दे रहा है। चीन का मकसद भारत को उलझाए रखना है, तो कभी पाकिस्तान के जरिए, कभी नेपाल के जरिए, कभी खुद लद्दाख में सेना भेज के। तो इस तरह से अब भारत को तय करना है कि वो चीन के साथ किस संजीदगी से, किस कुशलता से, किस कूटनीतिक तरीके से इस अपने मसलों को सुलझाता है। और दूसरा, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। भारत के जो आर्मी चीफ हैं, भारत के जो सेनाध्यक्ष लोग हैं, उनको उस तरह से बोलने की परंपरा नहीं रही है, और न भारत का मिजाज उस चीज को पसंद करता है, और न सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इजाजत देता है जिस तरह की भाषा पाकिस्तान की सेना के अधिकारी बोलते हैं। तो हमको अपने भारतीय सेना के अधिकारियों को भी थोड़ा सा उनकी वाणी पर नियंत्रण लगाना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि जहां डिप्लोमेसी की जरूरत पड़ती है, जहां डिप्लोमेटिक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, वहां आर्मी लैंग्वेज में बात नहीं होनी चाहिए। अगर हम इस तरह से अपना बड़बोलेपन का परिचय देते रहेंगे अपने अधिकारियों के जरिए, अपने संगठन के नेताओं के जरिए, तो वो बात बनने के बजाय और बिगड़ सकती है। क्योंकि नेपाल पहले से ही सशंकित है पिछले कुछ वर्षों से, जब से भारत में एक दल विशेष की सरकार बनी है, और उस दल विशेष की आइडियोलॉजी को लेके पड़ोसी मुल्क पहले से ही बहुत ही आशंका की नजर से देखते हैं। और बीच बीच में उस दल विशेष के लोगों का जो बयान आता है कि अब हम नेपाल को भी दोबारा हिंदू राष्ट्र बना देंगे, अब हम नेपाल को भी दोबारा राजशाही में कन्वर्ट कर देंगे, तो उसको लेके जो हमारे विरोधी हैं
चाहे चीन में है, नेपाल में है, पाकिस्तान में है या मालदीव में है, उनको मौका मिलता है भारत के खिलाफ निगेटिव कैंपेनिंग करने का, निगेटिव प्रोपेगेंडा करने का। तो लैंग्वेज पर नियंत्रण जरूरी है। और जैसा कि हमारे डिप्लोमेट लोग अभी हमारे दर्शकों को बता रहे थे, आदरणीय जे.के. त्रिपाठी जी और सतीश जी, तो इन लोगों की भाषा से सीखना चाहिए हमारे आर्मी के भी लोगों को, हमारे नेता लोगों को, कि डिप्लोमेसी की भाषा जो अलग होती है और जब इस तरह की कोई जरूरत पड़ती है तो उसमें उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वासिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सतीश जी का रुख करती हूँ। सतीश जी, वासिन जी की बात से आप कितना सहमत नजर आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर यही सवाल उठ रहा है कि डिप्लोमेसी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी जिस तरीके से आर्मी के द्वारा बयान दिया गया और फिर उद्घाटन किया गया, कहीं ना कहीं नेगेटिव मैसेज गया था। दीपाली जी, देखिए, भारत और नेपाल के बीच में संबंध बहुत पुराने हैं और बहुत ही सांस्कृतिक जुड़ाव से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि नेपाल आज से नहीं, बहुत पहले से ही, यानी महेंद्र के राजशाही के कार्यकाल में जब पहली बार राजनीतिक विवाद उभर कर आया था, राजा जब महेंद्र थे, तो उस समय भी एक बफर स्टेट जो नेपाल के रूप में जाना जाता है चाइना और भारत के बीच में, उसका बेनिफिट नेपाल शुरू से लेता आ रहा है। उस समय भी हुआ था, 86 में भी हुआ था, फिर 2016 में भी हुआ था। तो भारत के बीच में दूरियां पैदा कर या राजनीतिक रंजिश पैदा कर नेपाल फायदा लेता रहा है, कभी चीन से फायदा लेता रहा है, कभी भारत से फायदा लेता रहा है। लेकिन इस बार जो मुकाम है, जो समय है, वो भारत को निश्चित रूप से गंभीर उसने राजनीतिक या काले कूटनीतिक रूप से चोट पहुंचाई है कि रोटी बेटी का संबंध की हम बात करते हैं। 84% जनता अभी भी हिंदू है और जिस सड़क की बात हम करते हैं वो उत्तराखंड में पड़ता है और वो मानसरोवर की ओर जाता है, जो हिंदू धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। तो ऐसे मुकाम पर उसे रुकावट पैदा करना और भारत के साथ इतनी दूर तक चले जाना, ये खतरनाक संकेत है। और ये संकेत इसलिए खतरनाक है कि वो केवल अपने बूते पर नहीं कर रहा है, वो बाहरी शक्तियों के बहकावे में कर रहा है। और अगर बाहरी शक्तियों के बहकावे में कर रहा है तो भारत को सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से इस समस्या का समाधान हो। निश्चित रूप से मैं इस बात से सहमत हूं कि कूटनीतिक प्रयास ही सबसे सशक्त साधन है कि नेपाल को साथ में विश्वास में लिया जाए। लेकिन अगर आर्मी चीफ की बात करें तो ठीक है, हमारे पास ये कल्चर नहीं है। लेकिन अगर रिचुअल में देखें तो ऑनररी चीफ, नेपाल के आर्मी के ऑनररी चीफ भारतीय सेना अध्यक्ष ही होता है। क्योंकि अगर 1950 के एग्रीमेंट में देखें तो वो बातें लिखी हुई हैं और उनकी सारे सेनाओं की ट्रेनिंग भी हमारे यहाँ होती है। तो फिर भी उसके बावजूद भी सेना अध्यक्ष के द्वारा ये बातें कहा जाना शायद भारत के लिए ठीक नहीं है। ये बातें डिप्लोमेटिक तरीके से रखी जानी चाहिए जी। और नेपाल को किसी भी तरीके से हम छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। मेरे पास टाइम बहुत कम है। बिल्कुल सतीश जी, मेरे पास वक्त कम है, इसलिए त्रिपाठी जी का रुख कर लेती हूँ। त्रिपाठी जी, हमें एक तरफ नेपाल से दोस्ती भी रखनी है, चीन को जवाब भी देना है, तो ऐसे में अब भारत की आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, हम नेपाल के साथ संबंधों की जहाँ तक बात है, हमें एक तरह से दुधारी तलवार पर चलना होगा, एक बड़े पतली डोर पे चलना होगा। क्योंकि एक और अगर हम नेपाल के ऊपर दादागिरी करते हैं, नेपाल के ऊपर अपनी शक्ति दिखाते हैं, तो वो बहुत खराब होगा। दूसरी ओर नहीं तो फिर हमें अपने कुछ सरोकारों को सरेंडर करना पड़ेगा। इसलिए हमारे लिए सबसे अच्छा ये होगा कि नेपाल को हम ये कहें कि हम कूटनीतिक ढंग से आपसे बात करेंगे। और मेरा विश्वास है, मेरी जानकारी है कि कूटनीतिक तौर पे बात हो भी रही है। और चूंकि चीन इसमें डायरेक्टली इंटरवेन नहीं कर रहा है पाकिस्तान के जैसे, इसलिए हमें इतना हमें इतनी गनीमत है, इतना इत्मीनान है कि हम नेपाल को समझा पाने में समर्थ हो पाएंगे। क्योंकि अंततः नेपाल को भी ये पता लगेगा कि उसका हित जो है, उसकी जनता का हित, उसके विकास का हित सीधे तौर पे भारत से जुड़ा हुआ है, चीन से भले ही परोक्ष तौर पे जुड़ा हुआ हो।
बहुत बहुत शुक्रिया जेके त्रिपाठी जी और सतीश जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब ये नेपाल को सोचना होगा और भारत को भी सोचना होगा। भारत को अपनी कूटनीतिक तरीके से बातचीत को जिस तरीके से भारत आगे बढ़ा रहा है उसको आगे लेकर जाना होगा और नेपाल में भी ये सोचना होगा, क्योंकि जनता का जो सीधा हित है वो भारत से जुड़ा हुआ है। देखना होगा आगे क्या इस पर और अपडेट होते हैं। तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।